माल्या ने भारत आने से किया इनकार, कहा आते ही भेज दिया जाऊंगा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से प्रॉपर्टी पर सारी जानकारी मांगी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों पर स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश, गलत या भ्रम वाले विज्ञापन करने पर सेलेब्स को देना पड़ सकता है 10 लाख का जुर्माना, 2 साल की सजा भी मुमकिन, दूसरी बार गलती हुई तो सजा 5 साल। कोलगेट का तो गेट ही बंद होने वाला है और जो है उसके बेचारे की नेस्ले की भी चिड़िया उठने वाली है और यूनिलीवर का भी लीवर आगे अभी खराब होने वाला है। बाबा रामदेव ने दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों को चेतावनी दी, अगले साल तक 10,000 करोड़ के टर्नओवर का जताया इरादा। शानदार तेजी के साथ बाजार बंद, सेंसेक्स की ट्रिपल सेंचुरी, निफ्टी 7,950 के पार, मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर, बैंक और मेटल शेयरों ने भरा जोश। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जो भारत को निशाना बनाए हुए हैं, उन्हें खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए। विदेश सचिवों की बातचीत में भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, लेकिन पठानकोट पर पाक ने नहीं दिया कोई ठोस भरोसा। इंश्योरेंस लेना तो जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उसकी जानकारी अपने अपनों को देना, और यही अक्सर हम सबसे चूक हो जाती है। योर मनी में आज हमारा फोकस होगा इंश्योरेंस पर। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। परिवार वालों को अपने बीमे की जानकारी देना क्यों है जरूरी? 50 साल की उम्र के बाद क्या मिलता है इंश्योरेंस? और कौन से यूलिप में करें निवेश? तो इन तमाम मुद्दों पे आज हमारा फोकस होगा, और आज योर मनी में आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एटिका वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर निखिल कोठारी। निखिल, आपका स्वागत है। आज चूंकि हमारा फोकस इंश्योरेंस पर है, तो सबसे अहम मुद्दे पे हम फोकस करेंगे। अक्सर आपको कहते हैं कि इंश्योरेंस कवर के तौर पे ले, रिस्क के तौर पे ले, जो कि सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके इंश्योरेंस की जानकारी आपके अपनों को भी होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है, खासतौर से अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, आपके अपनों के लिए आप लेते हैं, क्योंकि आपके बाद वो तमाम रकम आपके अपनों को जाती है, आपके परिवार वालों को जाती है। तो ऐसे में किस तरह से आप संपर्क में रख सकते हैं अपने एजेंट्स को और अपने परिवार वालों को? वो कौन कौन सी जरूरी जानकारियां हैं जो आपको उन्हें देनी चाहिए, बताकर रखनी चाहिए? इस पर आज हमारा फोकस होगा। अक्सर हम देखते हैं कई बार इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से हमें समझ में आता है कि क्लेम सेटलमेंट जब करने की बात आती है, तो परिवार वालों के पास एक तो जानकारी नहीं होती, सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, किसे संपर्क करके कंपनी के पास जाना है, उनसे किस तरह के सवाल पूछने हैं और कैसे रकम पानी है, जो भी इंश्योरेंस कवर का जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट होगा, इसको लेके कई सारी दिक्कतें आती है एक आम आदमी या उस परिवार के पास जिसके पास जानकारी नहीं हो। तो अपने बीमे की जानकारी हम कैसे दें और कितना जरूरी है इसे देना? जैसे आपने सबसे पहले कहा था कि हम इंश्योरेंस लेते क्यों हैं? अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। पर अगर परिवार को पता ही नहीं है कि आपकी इंश्योरेंस ली हुई है, तो उस पॉलिसी का मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आप लेने के बाद हो सकता है तो आप जब लेने जा रहे हो तो अपनी वाइफ को साथ में लेके जाए, आपके स्पाउस को साथ में लेके जाए, तो आपको दोनों को पता होगा कि आप कौन सी इंश्योरेंस ले रहे हो। अगर आप वो साथ में नहीं जा सकते हैं, तो आपने अगर इंश्योरेंस ली है, तो सबसे पहले अपने परिवार को बताइए कि आपने क्या क्या इंश्योरेंस लेके रखी है, क्योंकि उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपका क्लेम सेटलमेंट आता है, तो सबसे पहले वो मांगते हैं कि आपकी पॉलिसी की कॉपी कहाँ है, क्योंकि पॉलिसी में सब डिटेल्स रहेंगे कि आपने कब ली थी पॉलिसी, आपने प्रीमियम पे किए हैं, आपकी पॉलिसी नंबर क्या है और आपका सम एश्योर्ड क्या है, सब डिटेल्स उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रहती है। तो हम इसको और विस्तार से अगर समझना चाहें निखिल, तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, साथ ही आपका मोटर इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, पूरे इंश्योरेंस एज अ पोर्टफोलियो अगर मैं कहूँ, तो किस तरह के इंश्योरेंस के लिए किस तरह की जानकारी देना जरूरी होता है? ओके, जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको सब में चाहिए होता है। एग्जैक्टली। उसके बाद आपको अपना अगर मैं टर्म इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, तो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना पड़ता है, आपका डेथ का सर्टिफिकेट होना, डेथ जो आपके सर्टिफिकेट मिलता है, डेथ सर्टिफिकेट होना पड़ता है, आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट होना पड़ता है कि आपकी मृत्यु हुई थी, तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट होता है, वो लेना पड़ता है। और जब क्रेमेशन करते हैं तो वहां का वो सर्टिफिकेट चाहिए। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जब भी आप क्लेम के लिए जाते हैं। और आप नॉमिनी की डिटेल्स चाहिए होते हैं, नॉमिनी का पैन कार्ड हो या एड्रेस प्रूफ हो कि ये प्रूफ किए कि यही नॉमिनी है। तो ये 5-6 चीज चाहिए होती है जब आप लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट करने आते हो। जब हेल्थ इंश्योरेंस का होता है, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी आप जब एडमिट होते हो हॉस्पिटल में, उसकी जानकारी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए। बहुत लोग ये करते हैं कि अपनी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देती, फिर क्लेम में प्रॉब्लम आता है। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, अगर वो कैशलेस है, तो सबसे पहले टीपीए डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में। बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ पर सबसे पहले संपर्क लोग
लोग टीपीए को ही करते हैं, उसके बाद जाके इंश्योरेंस कंपनी पर आपकी जितनी भी मेडिकल फाइल्स है या जो उस वक्त की स्थिति है उसकी जानकारी जाती है। राइट, तो हर हॉस्पिटल में आजकल एक टीपीए डिपार्टमेंट होता है। सो आप अपने हॉस्पिटल के टीपीए डिपार्टमेंट जाके कह दिए कि मेरा ये पॉलिसी है, मैंने यहाँ पे मेरा ये ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करती है और वो आपका पॉलिसी को कैशलेस, आपका जो क्लेम है उसको कैशलेस करवा लेते हैं। अगर वो कैशलेस क्लेम नहीं है तो आपको क्या करना होता है, आपको इंटीमेट करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को कि मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ ये इस बीमारी के कारण और मेरा इतना इनका लगभग रहेगा। फिर जैसे ही आप डिस्चार्ज होते हो हॉस्पिटल से, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने आपके बिल्स हुए हैं, आपका एक हेल्थ कार्ड होता है, हर इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्थ कार्ड देती है, हेल्थ कार्ड की कॉपी, आपका क्लेम इंटीमेशन नंबर जो आपका था वो नंबर, और उसके अलावा जितने भी बिल्स है आपके डिस्चार्ज समरी में, आपके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, सब कुछ साथ में लेके आप इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर दीजिए। 7 से 10 दिन में आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस में ये भी जानकारी लोगों को रखनी चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में केवल आपका हॉस्पिटल का बिल क्लेम नहीं होता है। 30 दिन पहले आपने कोई भी टेस्टिंग करवाई हो, आपने डॉक्टर को दिखाया हो, और 60 दिन बाद हॉस्पिटल से छुटने के बाद 60 दिन बाद अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हो, कोई भी डॉक्टर को दिखा रहे हो, वो सब बिल भी अपने साथ रखिए, क्योंकि 30 दिन पहले और 60 दिन बाद के जो क्लेम्स होते हैं वो भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए। आपके डिस्चार्ज होने के बाद वो 60 दिन के बाद आप वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और उसका भी सेटलमेंट आपका हो सकता है। जब आपकी होम इंश्योरेंस होती है और आपको मोटर इंश्योरेंस होता है, मोटर इंश्योरेंस में जब आप सर्विसिंग ले जाते हो, आपको FIR दर्ज करानी पड़ती है जब भी मोटर इंश्योरेंस क्लेम आता है, और वो दर्ज कराने के बाद आप उनको सबमिट करते हो तो आपका मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। और सेम चीज आपका जब होम इंश्योरेंस होता है तो आपको क्लेम इंटीमेट करना पड़ता है। फिर जब उनकी टीम आती है आपके घर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद वो आपका क्लेम सेटलमेंट करते हैं। तो चूंकि आपने कहा कि लगभग जो आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी वो एक सबसे ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है आपके पूरे इंश्योरेंस का, जो आपको रखना चाहिए, जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ई इंश्योरेंस भी शुरू हो चुका है, जहां पर हमारे पास 2 तरह के रिपोजिटरीज हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका पूरा जो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है वहां पर उसकी अकाउंटिंग, उसकी डिटेल्स भी आपके पास होती है। ये कैसे किया जाए और इसकी जानकारी कैसे बांटी जाए? आज के दिन पे आपकी जो भी लाइफ इंश्योरेंस है उन सबको आप ई डिपॉजिटरी में कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ, वैसे पहले हमारे शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे और वो डिमैट फॉर्म में हो गए, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अब डिमैट फॉर्म में आ गई है। तो आप इंश्योरेंस को, जब आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉपी है उसको आप डिमैट फॉर्म में कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस डिपॉजिटरी में चली जाती है, आपको अपना ID पासवर्ड मिलता है, उससे आप अपने सारे इंश्योरेंस ट्रैक कर सकते हैं। उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके जो प्रीमियम रिमाइंडर्स है, नॉर्मली हम अगर फिजिकल कॉपी रखते हैं बहुत सारे प्रीमियम रिमाइंडर भूल जाते हैं। तो जब इंश्योरेंस डिपॉजिट में सारे आप डिमैट करवा लेते हो तो आपको एक ही जगह पे आपके सारे पॉलिसीज के कब प्रीमियम ड्यू है वो आपको पता चल जाता है, वहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल जो आया है वो मेनली है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। ओवर ए पीरियड टाइम ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस सब कुछ आपके डिमैट फॉर्म में इंश्योरेंस हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से डिपॉजिटरीज हैं और कैसे यहाँ पर अकाउंट खोला जाए? तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं आज के दिन पे वो आपसे जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो आपको पूछते हैं कि आपको एक डिपॉजिट अकाउंट खोलना है क्या। तो उसके लिए कोई आपको 100 रुपए चार्ज करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के जरिए, इंश्योरेंस कंपनी के जरिए आप खोल सकते हैं, या फिर आप कैंप्स में जाके, कैंप्स भी इसका डिपॉजिटरी है, तो आप कैंप्स में जाके भी आप इंश्योरेंस डिपॉजिटरी अकाउंट खोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी, आपकी जो पुरानी पॉलिसी है उसको भी आप डिमैट फॉर्म में करवा सकते हैं। तो ये तो आप एक चीज कर ही लीजिए कि इंश्योरेंस डिपॉजिटरी खोल लीजिए। उसके अलावा मैं ये चीज सबसे अहम कहूंगा कि अपनी पॉलिसी के सॉफ्ट कॉपी हमेशा अपने पास रखिए, और अपने पास रखिए और एक अपने नियर डियर वन को दे के रखिए कि कल कोई भी कारण से हो सकता है कि आपको अपनी पॉलिसी कॉपी नहीं मिल रही है, आपके घर पे कुछ अनहोनी घटना हो गई है, उसके कारण आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं, सॉफ्ट कॉपी आपके किसी नियर डियर वन के पास है, उससे आप कभी भी मंगवा सकते हैं। मेनली आपको जो पॉलिसी नंबर होता है वो आपको चाहिए होता है, वो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। और इसकी क्या फीस होगी इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए? बहुत मिनिमम फीस है, कोई 149 to 200 रुपीज पर अकाउंट का लोग लेते हैं, उसमें आप जितनी पॉलिसी चाहो कर सकते हैं। LIC का भी बहुत अच्छी सर्विस आई है, बोलते हैं LIC ई सर्विस, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। आप अपने LIC ई सर्विस का अपने लॉगिन ID पासवर्ड करके आप अपने सारे इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हो उसमें अपलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सारी पॉलिसी के डिटेल्स एक ही जगह पे मिल सकता है। तो मैं ये कहूंगा जिसकी भी LIC पॉलिसीज है वो जाके LIC ई सर्विस का यूज कीजिए, ये बहुत अच्छी फैसिलिटी LIC ने दी है। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ LIC की प्रोडक्ट्स की का हक होगा उनको लिस्ट कराने का, या हम अपने सभी तरह के इंश्योरेंस को उसमें लिस्ट करा सकते हैं? जो LIC की ई सर्विस है वो केवल LIC के लिए, इंश्योरेंस डिपॉजिटरी है, उसमें आप कोई भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी आप डिमेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हम अपने नॉमिनी को भी उस अकाउंट में इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, इसमें अकाउंट केवल आपका होता है। नॉमिनी डिटेल्स पॉलिसी के जो आप पॉलिसी डिमेट कराओगे आप उसकी सॉफ्ट कॉपी कभी भी निकाल सकते हैं वहां से, तो उसमें आपका नॉमिनी डिटेल्स उस पॉलिसी में रहेगा। नॉमिनी
को आप अकाउंट होल्डर नहीं बना सकते, अकाउंट होल्डर आपका ही होता है, पर आपकी जो भी डिटेल्स है वो नॉमिनी, आप नॉमिनी को अगर आपने आईडी पासवर्ड देते हैं तो वहां जाके चेक करके वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब कई बार हम देखते हैं कि अमूमन लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने के लिए अक्सर एक एजेंट होता है, और कई बार जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस का चलन बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे लोगों को ये चीज समझ में आने लगी है, तो अपने आप भी लोग इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ अपनी इंश्योरेंस को भी ऑपरेट करते हैं। क्या क्या बातें अगर हमें खुद अपना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो ध्यान में रखनी चाहिए? आज के दिन पे अगर आप खुद का इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेज करें तो उसका मेन फायदा टर्म इंश्योरेंस में या फिर लाइफ इंश्योरेंस में आता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आपका ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली जाके कंपनी से इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अभी हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी में उतना ज्यादा फायदा नहीं है, आप डायरेक्ट जाते हो क्योंकि आपका प्रीमियम मोरलेस सेम है। तो आपके दोनों में क्या फायदा क्या नुकसान होता है? अगर आप डायरेक्टली कंपनी के पास जाते हो और आप ऑनलाइन खरीदते हो तो आपका जो प्रीमियम होता है वो कंपैरेटिवली चीपर होता है, आप एजेंट के थ्रू खरीदते हो। और पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब आप एजेंट के थ्रू खरीदते हो तो एजेंट आपकी नीड के हिसाब से वो इवैल्यूएट करता है कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी सही है, कौन सी पॉलिसी खराब है, आपके नीड के हिसाब से आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। वो आपको हमेशा प्रीमियम रिमाइंडर दे सकते हैं कि आपकी पॉलिसी का आपका प्रीमियम ड्यू है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट का रोल आता है क्लेम सेटलमेंट के टाइम, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट के टाइम अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो आप उस टाइम नहीं रहोगे, तो आपकी फैमिली उतनी इक्विप्ड है कि वो जाके पूरा क्लेम सेटलमेंट करवा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली इतनी इक्विप्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज के हिसाब से, तो आप हमेशा एडवाइस रहूंगा कि आप एजेंट के थ्रू जाइए या कोई एडवाइजर के थ्रू जाइए जो आपको क्लेम सेटलमेंट के टाइम आपको पूरी हेल्प कर सके, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करे, उनसे रेगुलर फॉलोअप करे और 10-15 डेज में आपका क्लेम जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आपके नॉमिनी को मिल जाए। चलिए, तो यहाँ पर काफी अहम एस्पेक्ट इंश्योरेंस का वो ये है कि आपको अपने परिवार वालों को अपने बीमा की जानकारी देनी चाहिए, और एक एजेंट के साथ साथ ई इंश्योरेंस भी आपको अपना करवा लेना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ हार्ड कॉपी बल्कि एक सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होगी जो आप अपने परिवार वालों को फॉरवर्ड कर सकते हैं और उन्हें एक तरह से लूप में रख सकते हैं। लेकिन अगर इंश्योरेंस को लेकर आपका कोई सवाल है, अगर हम होम इंश्योरेंस की बात करें, कार इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं हमें, लेकिन अपना कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन जरूर डालिएगा। mf@moneycontrol.com पे आप अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं। @kavita.th पे आप अपना सवाल हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा फोकस है आपके इंश्योरेंस पर, और हमारे पहले दर्शक तुषार साहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार तुषार, बताएं कहां से बोल रहे हैं आप? तुषार, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तुषार, या इनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तुषार, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, क्या आप सुन सकते हैं हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ मैडम। ओके, गुड इवनिंग। बताइए आप कहां से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ मैडम। ओके, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ मैडम। ओके, इंश्योरेंस पर सवाल पूछना चाह रहे हैं, बताएं। हाँ मैडम, मैं ये मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ मैडम। ओके, अपने फैमिली के लिए 5 लाख का। परिवार में कौन कौन है तुषार? फादर है और मदर है मैडम। क्या उम्र होगी उनकी? 51 और 53 है। ओके, और हेल्थ हिस्ट्री? हाँ, कोई हेल्थ हिस्ट्री है? नहीं मैम, कोई हेल्थ इशू नहीं है। ठीक है, और माता पिता के अलावा और कौन है आपके परिवार में? मेरी सिस्टर है मैडम। ओके, और उनकी उम्र क्या होगी? 23 है मैडम। ठीक है, और आप एक हेल्थ कवर लेने का सोच रहे हैं ना? जी राइट मैम। ठीक है, आप अकेले कमाने वाले हैं परिवार में? मेरे फादर भी है, शॉपकीपर है मैडम। ठीक है, मुझे बताइए आपने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है? नहीं मैडम। आपकी ईयरली इनकम क्या है तुषार? 4 लाख मैम। ठीक है, तो चलिए आपको हेल्थ कवर के साथ साथ एक टर्म कवर भी हम रेकमेंड करेंगे। आपकी उम्र 28 साल की है? जी है मैडम। ठीक है, आपने सवाल केवल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछा था, लेकिन जैसा कि अब इनसे बात करके पता चल रहा है पिता के बाद मेरे ख्याल से यही हैं जो ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली में, तो इनके पास और इनके पिता के पास भी असल में देखा जाए तो टर्म प्लान होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम तुषार को गाइड करते हैं। 4 लाख की इनकी ईयरली इनकम है, तो कितने का कवर इनको लेना चाहिए? आपको नॉर्मली अपने इनकम की 20 गुना आपको अपने इनकम की मिल सकते हैं कवर। तो आज आपकी 4 लाख की इनकम है तो लगभग आपको 80 लाख का कवर मिल सकता है। तो सबसे पहले आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। आप 28 साल के हो तो आपकी उम्र काफी
यंग हो आप अभी, तो आपका जो प्रीमियम होगा वो बहुत कम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो लॉक इन हो जाता है, तो आप आज से नेक्स्ट 20 साल 30 साल भी प्रीमियम सेम रहेगा। किस रेंज में पड़ेगा? इनका लगभग प्रीमियम 8 से 10,000 रुपए का रहेगा, और वो आप 75 साल तक ले सकते हैं। तो आपको 75 साल तक आपकी कुछ भी अनहोनी सिचुएशन हो जाती है, अनहोनी घटना हो जाती है, तो आपको फैमिली को एक लमसम पैसा मिल जाता है, तो वो आपके फाइनेंशियली आपके फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। तो शायद जैसा कि आपने सुना, आपको 80 लाख का टर्म कवर लेना है सबसे पहले तो, और इसका जो प्रीमियम है वो 8 से 10,000 तक का पड़ेगा सालाना। आप चाहें तो ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकते हैं। क्या रेकमेंड करना चाहेंगे आप इन्हें? मैं ये कहूंगा कि अगर उनके फैमिली में लोग समझ सकते हैं जो क्लेम सेटलमेंट जो हम पहले बात कर रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स को सही से इकट्ठा करके इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ले लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन का प्रीमियम जो होता है वो ऑफलाइन से काफी सस्ता होता है। तो आप ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपके सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपको मिलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसका जो प्रीमियम होता है काफी ईजी रहेगा और काफी सीमलेस प्रोसेस है। आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मेडिकल के थ्रू जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तुषार, क्या आपको समझ में आ गया कि टर्म प्लान क्या होता है और क्यों लेना जरूरी है? मैडम जी, लेकिन इसके अलावा अगर मेडिक्लेम पॉलिसी लेना है तो कौन सी ले सकता हूँ मैडम? बिल्कुल, उस पर भी अभी आते हैं। तो फिलहाल आपको टर्म प्लान लेना है और ये कवर होना चाहिए 80 लाख का। अब आते हैं आपके हेल्थ प्लान पर, जहां पे आपने कहा कि परिवार में आपको मिला के 4 लोग हैं। अच्छा, पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं सबसे पहले निखिल, तो दोनों की उम्र 50 से ऊपर है। लकीली कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है। क्या इनको फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए, या अगर पेरेंट्स की उम्र को देखें तो इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी देनी चाहिए दोनों के लिए? तो जैसे क्या होता है, प्राइवेट कंपनी नॉर्मली आप जब 28 साल के हो जाते हैं तो आपको सेम पॉलिसी में इंक्लूड नहीं करते। एग्जैक्टली। तो आपको नॉर्मली 23 के बाद आपको अलग अपनी पॉलिसी लेनी पड़ती है। हालांकि जो नेशनल पॉलिसीज है, ओरिएंटल हो गए, न्यू इंडिया हो गई, उसमें आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनको देखना पड़ेगा, इनको अगर पब्लिक कंपनी चाहिए तो वो इंक्लूड कर सकते हैं, इनको प्राइवेट चाहिए तो उनको अलग से लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से प्रीमियम जिसमें कम होगा लोग उसी को प्रेफर करते हैं, लेकिन हमें उन्हें बताना होगा कि सही क्या है। नहीं, तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में अलग तरह के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे होता है जहाँ पे कैपिंग होती है कि आपका जो रूम रेंट होता है वो 1% सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आज अगर हम 3 लाख का कवर लेते हैं तो आपका रूम रेंट 3,000 से ऊपर नहीं हो सकता है। तो अगर बॉम्बे जैसी जगह में कोई शहर में ले रहा है तो 3,000 के रूम बहुत कम मिलेंगे, और आज की बात नहीं, आज से 10 साल बाद और मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आपने 5,000 का रूम लिया तो प्रोपोर्शनली जो भी आपका कॉस्ट आपने एक्स्ट्रा रूम का लिया है, सारे कॉस्ट आपको अपने पॉकेट से भरने पड़ेंगे। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं ये कहूंगा कि कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लो तो ऐसी पॉलिसी लो जहां पे कोई कैपिंग नहीं हो। जितना आपका सम एश्योर्ड है उसमें आप कोई भी रूम में जाओ उतना आपका कवर रहेगा। तो ये आपको सबसे पहले अहम याद रखना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि उनके पेरेंट्स अभी कोई बीमारी नहीं है तो इनकी एक अलग से पॉलिसी ले ले। दोनों के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं, मम्मी पापा को साथ में लेके एक फैमिली फ्लोटर ले ले। उसका सम एश्योर्ड कितना होगा? 3 से 5 लाख का वो ले सकते हैं। तो उनका लगभग प्रीमियम 20,000 रुपए, 5 लाख का लेते हैं 20,000 रुपए का प्रीमियम ईयरली प्रीमियम आएगा। और मम्मी पापा के लिए इसलिए अलग से लो क्योंकि इनमें ये होता है कि उनकी एज हो गई तो उनका जो फ्रीक्वेंसी होगा कभी हॉस्पिटल होने का वो ज्यादा रहता है। तो उसमें आपका नो क्लेम बोनस आपकी पॉलिसी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आप मम्मी पापा के लिए फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। आप अपने लिए एक अभी इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं, और जब आपकी शादी हो जाती है तो अपने वाइफ को आप उसी पॉलिसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि फैमिली फ्लोटर हमेशा अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि उस बड़ा कवर ले सकते हैं आप, प्रीमियम कम होता है, और फैमिली में कोई भी यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली हेल्थ की हम बात करें तो ऐसा नहीं होता सब फैमिली मेंबर साथ में बीमार पड़ते हैं। कोई एक जन बीमार पड़ता है और कोई एक जन बीमार पड़ता है, तो हमारे पास बड़ा कवर होना चाहिए कि कुछ भी खर्चा हो उस कवर में इंक्लूड हो जाए। तो अपने पेरेंट्स के लिए ये अलग से ले ले, और अपनी बहन के लिए? बहन के लिए इनको मैं ये कहूंगा अगेन वो इंडिविजुअल पॉलिसी ले, क्योंकि जब उनकी शादी होगी तो वो अपने हस्बैंड को उसमें इंक्लूड करना चाहेंगे, तो उसके लिए आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले ले, अपने लिए एक इंडिविजुअल पॉलिसी ले ले, और अपने पेरेंट्स के लिए एक फैमिली फ्लोटर ले लें। ओके, और इन सब के लिए सम एश्योर्ड क्या होना चाहिए? आपने कहा पेरेंट्स का 3 से 5 लाख के बीच का हो। पेरेंट्स के लिए 3 से 5 लाख का ले सकते हैं। आज अपने लिए वो 3 लाख का ले सकते हैं, और जब इनकी फैमिली बढ़ जाती, जब इनकी शादी होती है तो उसको 3 से 5 लाख को बढ़ा ले, और अपनी सिस्टर्स के लिए आज के दिन पे 3 लाख ले सकते हैं, आगे जाके उसको बढ़ाते रहे। हेल्थ इंश्योरेंस अगेन एक टाइम एक्टिविटी नहीं है, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अपना कवर बढ़ाते रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में इनके ऊपर प्रीमियम का बोझ कितना पड़ेगा? अगर मैं लगभग बोलूं तो इनका प्रीमियम का जो आज अगर मैं 3 से 5 लाख का प्रीमियम बोलता हूं तो लगभग उनको 30 से 40,000 का सालाना प्रीमियम आएगा। और ये आपको देखना है कि आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपका मेडिकल खर्चा, अगर आज कोई भी कारण से कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो आज का मेडिकल खर्चा बहुत ज्यादा है। तो आप एक इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको मेंटली पीस हो कि आपको कोई भी अनहोनी सिचुएशन हो, आपको फैमिली को हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं
नहीं आएगी। तुषार, यहाँ पे कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आपको रेकमेंड की जा रही हैं, अपोलो म्यूनिक, मैक्स बूपा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आपको अपने पेरेंट्स के लिए यानी अपने माता पिता के लिए एक फैमिली फ्लोट लेना है जिसमें कवर हो सकता है 3 से 5 लाख का। आपको अपने लिए 3 लाख का कवर लेना है इंडिविजुअल, और अपनी बहन के लिए भी 3 लाख का कवर लेना है, वो भी इंडिविजुअल। एक बार फिर से आपको मैं कंपनियों के नाम बता देती हूँ, अपोलो म्यूनिक, मैक्स बूपा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आपको आगे चल के अपने कवर को बढ़ाने की भी यहाँ पर सलाह दी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप भी इंश्योरेंस पे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ @kavita.th पे सवाल अपना पोस्ट कर सकते हैं, और साथ ही mf@moneycontrol.com पे आप सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हैं अमित पाटिल, पुणे से अपना सवाल हमसे पूछना चाह रहे हैं, और इनका सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। ये हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद है। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बताइए, आपका सवाल हम योर मनी पे ले रहे हैं। आज हमारा इंश्योरेंस का शो है और आपने शायद यूलिप में निवेश करने की इच्छा जताई है। जानना चाहते हैं कि कौन सा सही यूलिप है? हाँ, ये मैं पूछिए अमित। हाँ, मैं HDFC क्लिक को इन्वेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने कॉल किया था। क्या भाई सही यूलिप फंड है? ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन है? ठीक है। और आपके जो लक्ष्य हैं, जो आपका एम है, आपने बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा है कि मुझे टैक्स भी बचाना है और मुझे वेल्थ जनरेशन के लिए भी इसमें निवेश करना है। या मैडम। अच्छा, और आपके पास टर्म इंश्योरेंस भी है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है? यस। है ना? मुझे ये बताइए अमित के आपने कहीं और भी निवेश किया हुआ है, और टैक्स सेविंग के लिए आपने यूलिप को ही क्यों चुना? क्योंकि अभी ELS में देखेंगे थोड़ा रिस्क ज्यादा है। कैसे? ELS में इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता। ये कैसे यूलिप में अगर हम फंड स्विच भी कर सकते हैं, ऐसा है। तो आपको लगता है कि LSS में रिस्क ज्यादा है और यूलिप में नहीं है, जबकि जो निवेश करते हैं दोनों भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्विटी बाजार में ही लगाते हैं पैसे, क्या आपको पता है? हाँ, ये पता है, दोनों भी इक्विटी लिंक है, ये भी पता है। हाँ। लेकिन इसमें कैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल सकते हैं, तो ज्यादा रिस्क कम। और जो वेल्थ क्रिएशन की आप बात कर रहे हैं, कितने साल तक आप रहेंगे यूलिप में? मिनिमम 5 years है। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कंटिन्यू कर सकता हूँ। ज्यादा प्रॉफिट का मतलब क्या होगा अमित? अगर रिटर्न ज्यादा मिलते रहेंगे। कितने रिटर्न की उम्मीद है आपको? या कितना रिटर्न चाहते हैं? मिनिमम 14% तो चाहिए। मिनिमम 14% रिटर्न तो चाहिए। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और कई पहलू हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, एक एक करके लेंगे। निखिल, सबसे पहले टैक्स सेविंग के लिए उन्होंने ELSS को नहीं चुना है बल्कि यूलिप को चुना है, और ये कहते हैं कि ELSS रिस्की ज्यादा है और यूलिप में इनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन ये है कि वो फंड को स्विच कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो मूल जानकारी होनी चाहिए वो ये है कि दोनों इक्विटी में ही निवेश करते हैं, तो दोनों की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। इनफैक्ट यूलिप में इनके चार्जेस ज्यादा होंगे जो कि फंड को मैनेज करने पर लगते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूलिप जो पॉलिसी है वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को कंबाइन करती है। तो बिकॉज वो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट दोनों को कंबाइन करती है, तो आपके जो उसमें चार्जेस होते हैं वो काफी हाई होते हैं। उसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होता है, मॉर्टेलिटी चार्जेस होते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन इंश्योरेंस के द्वारा दिया हुआ प्रोडक्ट है। राइट, तो बिकॉज आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। राइट। तो एक सबसे अहम जो वो होता है कि हमें कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन नहीं करना चाहिए। आपने जैसे टर्म इंश्योरेंस लेके रखी है तो वो आपका इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है। बिल्कुल। अब आपको अगर टैक्स सेविंग करना है तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपके पास PPF है जो 100% सेफ है, 100% गारंटीड रिटर्न है। तो आप अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको अभी आज के दिन पे 8.1% गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। और टैक्स सेविंग का भी इनका जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी, पूरी हो सकती है। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन का जो आपने कहा जो आपका अहम गोल है, उसके लिए वेल्थ क्रिएशन तभी होगा जब आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि डेट आपको स्टेबिलिटी देगा पर वेल्थ क्रिएशन नहीं दे सकता है। इक्विटीज आपको वेल्थ क्रिएशन दे सकता है। तो आप ELSS में जब इन्वेस्ट करोगे तो वो सारा पैसा इक्विटी में निवेश होगा, वो शॉर्ट टर्म पे फ्लक्चुएशन रहेगा बट लंबे समय में आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और ELSS में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, PPF में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और सबसे अहम ये कि दोनों में जब विड्रॉ करते हो दोनों टैक्स फ्री आपके हाथ में है। तो आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि आपको डेट और इक्विटी दोनों में निवेश करना है तो आप PPF और ELSS दोनों में निवेश कर सकते हैं। और अगर ELSS की परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट होगी तो यूलिप फंड की भी होगी। हाँ, क्योंकि यूलिप
का जो इक्विटी कंपोनेंट है वो भी इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहा है। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ELSS फंड ने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के इक्विटी फंड्स को ले लीजिए, बिल्कुल, तो आप लंबे समय में आप निवेश करोगे तो आपको जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं ये कहूंगा जो आपको इक्विटी कंपोनेंट निवेश करना है वो आप ELSS में कीजिए, और आपको जो डेट कंपोनेंट करना है वो आप PPF में कीजिए। इंस्टेड ऑफ आप यूलिप मत लीजिए जहां पे आप इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कंबाइन कर रहे हैं। आपका सबसे वो चीज होगा कि उसमें आप चार्जेस बहुत हाई हो जाएंगे और आपको जो इफेक्टिव रिटर्न होगा वो काफी कम रहेगा। बिल्कुल, और साथ ही आपको यूलिप में अगर फिर भी निवेश करना ही है तो कुछ टॉप परफॉर्मिंग यूलिप भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन फिलहाल सलाह आपको नहीं होगी कि आप यूलिप फंड में निवेश करें। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन पर ही कोई सलाह चाहिए तो आपको ELSS में हम निवेश करने की सलाह यहाँ पर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि अमित आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर शो पर आने के लिए निखिल। और इसी के साथ साथ अगर आप भी हमसे इंश्योरेंस पे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने नाम के साथ ईमेल कर सकते हैं और साथ ही @TH पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार।